हेलो, स्वागत है आप सबका हिंदी एजुकेशन ए टू जेड चैनल पे। इस लेसन में हम चर्चा करने जा रहे हैं शब्द शक्तियों के ऊपर। पहले 2 वीडियो शब्द शक्ति के संदर्भ में मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने शब्द शक्ति के जो प्रथम 2 भेद हैं, अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति, इस पर चर्चा पूरी कर ली है। इस वीडियो में हम शब्द शक्ति का जो तीसरा भेद होता है, व्यंजना शब्द शक्ति, उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमें प्राप्त होता है वी जोड़ अंजना, जिसका अर्थ होता है वी का अर्थ हो गया विशेषता और अंजना का अर्थ हो गया अंजना या सूरमा लगाए हुए स्त्री। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी शब्द के अर्थ का बोध न तो मुख्य अर्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अलग अलग अर्थ स्वयं से ही कर लिया जाता है, तो वह शब्द व्यंजक कहलाता है। उसके द्वारा प्रकट होने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ कहलाता है तथा उस शब्द की शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पहला जो भेद हमने पढ़ा था शब्द शक्ति का, जो कि अविधा शब्द शक्ति थी, उसमें शब्द का अर्थ मुख्य अर्थ से बोध होता है, और जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है उसमें लक्ष्यार्थ के कारण अर्थ का बोध होता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्यंजना शब्द शक्ति की, तो यहाँ पर ना तो मुख्य अर्थ से ही शब्द का अर्थ का बोध होगा और ना ही लक्ष्यार्थ से ही शब्द के अर्थ की प्राप्ति होगी, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ निकाला जाएगा। इसी बात को उदाहरण से समझते हैं। सूर्य अस्त हो गया। इस वाक्य को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति अपने संदर्भ के अनुसार इसका अलग अलग अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। जैसे वाक्य देखिए, एक ही है, सूर्य अस्त हो गया। संदर्भ भिन्न भिन्न और उसके कारण अर्थ भी भिन्न भिन्न हो रहे हैं। पिता द्वारा पुत्र को कहा गया। हम अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके इस बात को समझ सकते हैं कि एक पिता अपने पुत्र को कहते हैं सूर्य अस्त हो गया, तो पिता द्वारा पुत्र को कहे जाने पर इसका क्या अर्थ हो गया? खेलना बंद करके पढ़ाई लिखाई शुरू करो। वहीं किसान के हलवाहे से यही वाक्य कहने पर क्या अर्थ हो गया? हल चलाना बंद करो। और सास की बहू से कहने पर चूल्हा चौका आरंभ करो। देखिए, जो अविधा शब्द शक्ति है उसमें मुख्य अर्थ लिया जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ की बाधा होती है और कोई एक उद्देश्य होता है जिसके कारण लक्ष्यार्थ से अर्थ की प्राप्ति की जाती है। और हम अभी बात कर रहे हैं व्यंजना शब्द शक्ति की, जिसमें ना मुख्य अर्थ लिया जाता है ना लक्ष्यार्थ लिया जाता है, अपितु संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस वाक्य का वाच्यार्थ या मुख्य अर्थ एक ही रहने पर भी उसका अलग अलग भावार्थ लगा लिए जाने के कारण यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं। इसके 2 भेद हैं। प्रथम है शाब्दी व्यंजना, दूसरा है अर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के भी 2 भेद हैं, अविधा मूला, लक्षणा मूला। शाब्दी हमने जाना शाब्दी व्यंजना के 2 भेद हैं, अविधा मूला और लक्षणा मूला। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति के जो 2 भेद हैं उनके विषय में। शाब्दी व्यंजना को समझते हैं। जब शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है और वह शब्द हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, तो वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। शाब्दी व्यंजना शब्द विशेष पर निर्भर करता है। यदि उस विशेष शब्द के स्थान पर उसी का पर्यायवाची शब्द लिख दिया जाए तो वहाँ व्यंजना नहीं रह पाती है। शाब्दी व्यंजना केवल अनेकार्थ शब्दों में ही होती है। अनेकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्दों का उदाहरण देखते हैं। कलम, इसका एक अर्थ है लेखनी, दूसरा है पेड़ पौधों की टहनी, तीसरा है कलमकार की कूंची। यानी कि एक ही शब्द है लेकिन उसके 3 अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं। अर्थात जब एक शब्द के एक से अधिक भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थ प्रकट हो तो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। शाब्दी व्यंजना को उदाहरण से समझते हैं। चिरजीवे जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा, वे हलदर के बीर। इसके अर्थ को समझते हैं। राधा कृष्ण की यह जोड़ी चिरजीवी हो, इनका गहरा प्रेम क्यों ना बना रहे। आखिर दोनों में से घटकर कौन है? एक है बड़े पिता की
यानी कि वृषभानु की लाडली, और वे यानी कि कृष्ण बलदेव जी के छोटे भाई। अब यहाँ पर अनिकार्थी शब्द कौन से हैं वो देख लेते हैं। चिरजीवी, इस दोहे में एक शब्द आया है चिरजीवी, इसका एक अर्थ है सदा जीते रहे, दूसरा अर्थ है घास पात खाते रहो। वृषभानुजा, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो वृषभानु जोड़ जा, जिसका अर्थ हो गया वृषभानु की बेटी। दूसरा अगर संधि विच्छेद एक और इसका जो होता है वृषभ जोड़ अनुजा, तो इसका अर्थ हो गया बैल की छोटी बहन। हलधर के दो भिन्न भिन्न अर्थ हैं, बलदेव और बैल। इस प्रकार से इसके एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त करने वाले इस दोहे में कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। दोहा में वृषभानुजा, हलधर के वीर शब्दों के कारण व्यंजना सौंदर्य है। इनके दो या दो से अधिक अर्थ हैं, ये अनिकार्थी शब्द हैं। यदि वृषभानुजा, हलधर के वीर शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर अन्य पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो व्यंजना समाप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या है, शाब्दिक व्यंजना है। अब देखते हैं शाब्दिक व्यंजना के भेद कौन। शाब्दिक व्यंजना के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, जिसमें से पहला है अविधा मूला शाब्दिक व्यंजना। जहाँ अनेकार्थी शब्द होते हैं वहाँ किस अर्थ विशेष को ग्रहण किया जाए, इसका निर्णय अविधा मूला शाब्दिक व्यंजना करती है। यह ध्यान देने योग्य बात है, शाब्दिक व्यंजना में शब्द का पर्याय रख देने से व्यंजना का लोप हो जाता है। यहाँ व्यंग्यार्थ का बोध मुख्यार्थ के माध्यम से होता है। उदाहरण देखते हैं। सोहत नाग न मद बिना, तान बिना नहीं राग। न तो हाथी यानी कि नाग मद के बिना सजीला लगता है, और ना ही रागिनी के बिना तान। अब यहाँ पर अनेकार्थी शब्द है नाग और राग। नाग के अनेक अर्थ कौन कौन से हैं, तो हाथी, भुजंग यानी कि सर्प, सांप आदि। राग के अनेकार्थी शब्द हैं रागिनी, प्रेम, गाना आदि। उदाहरण से स्पष्ट है कि मुख्यार्थ के माध्यम से व्यंग्यार्थ का बोध हो रहा है। यदि हम नाग और राग के स्थान पर किसी पर्यायवाची शब्द को रख लें तो व्यंजना का भी लोप हो जाएगा। इसी का दूसरा भेद है लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना। यहाँ व्यंग्यार्थ का बोध लक्ष्यार्थ के माध्यम से होता है। जहाँ किसी शब्द के लाक्षणिक अर्थ से उसके व्यंग्यार्थ पर पहुँचा जाए और शब्द का पर्याय रख देने से व्यंजना का लोप हो जाए, वहाँ लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना होती है। उदाहरण, आप तो निरय वैशाख नंदन है। यहाँ मुख्यार्थ है गधा, लक्षणा का अर्थ है मूर्ख। यहाँ मुख्यार्थ है गधा और लक्षणा अर्थ है मूर्ख। स्पष्ट है कि व्यंग्यार्थ पर पहुँचने के लिए लक्ष्यार्थ ही सहायक है, इसलिए यहाँ लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना है। अगर दोनों को हम तुलना ढंग से समझें कि अविधा मूला शाब्दिक व्यंजना और लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना में अंतर क्या है, तो अविधा मूला शाब्दिक व्यंजना जो है वो शब्द के मुख्य अर्थ से ही अपनी व्यंजना का भाव प्रकट करती है, और लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना जो है वो शब्द का जो लक्ष्यार्थ होता है उसके कारण व्यंजना का भाव प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से एक अविधा मूला शाब्दिक व्यंजना है और दूसरा लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रमुख भेद है अर्थी व्यंजना। जब व्यंजना किसी शब्द पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होती है तब वहाँ अर्थी व्यंजना मानी जाती है। अर्थी व्यंजना केवल एकार्थक शब्दों में ही होती है। शाब्दिक व्यंजना जब हमने पढ़ा तो हमने जाना कि शाब्दिक व्यंजना शब्द पर आधारित होती है, और यहाँ हम अर्थी व्यंजना की जब बात कर रहे हैं तो अर्थी व्यंजना अर्थ पर आधारित है। दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु कि शाब्दिक व्यंजना अनेकार्थक शब्दों के कारण व्यंजना का बोध कराती है, और यहाँ पर अर्थी व्यंजना जो है वो एकार्थक शब्दों के कारण व्यंजना का बोध कराते हैं। उदाहरण, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इसका अर्थ है एक नारी में ममता और कष्ट सहने की क्षमता रहती है। उदाहरण के प्रत्येक शब्द को यदि ध्यान दें तो स्पष्ट है कि किसी भी शब्द का अर्थ ना तो ममता है
और ना ही कष्ट सहने की क्षमता। अतः विज्ञार्थ की प्राप्ति शब्दों के माध्यम से ना होकर अर्थ के माध्यम से हो रही है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने व्यंजना शब्द शक्ति को समझ लिया है। इसी के साथ यह वीडियो पूरा होता है और ये लेसन भी पूरा हो जाता है शब्द शक्ति से संबंधित। आशा करती हूँ आपको शब्द शक्तियों के संदर्भ में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है किसी बिंदु को समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।